KEI Wires and Cables, विकसित भारत का विकसित वायर, को-पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह, पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक, in association with JK Smart Tire, save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. Multani Pachmina, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर और दुखद खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज दोपहर एक 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई और इस दुर्घटना में जलकर 15 युवाओं की मौत हो गई। इस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर एक एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर था, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में यह आग फैल गई। कई छात्रों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, जबकि कई छात्रों ने इस बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आज सबसे बड़ा सवाल फिर से वही है कि आखिर हमारे देश के छात्र बार बार ऐसे सेंटर्स में अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं और हम एक दुर्घटना से सबक लेने की बजाय दूसरी दुर्घटना का इंतजार क्यों करते रहते हैं। स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम को लेकर असीम मुनीर की तारीफ करते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने एक बेहद विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में 2 महत्वपूर्ण लोग हैं, एक भारतीय है और दूसरा पाकिस्तानी। भारतीय उनकी पत्नी उषा वांस हैं और पाकिस्तानी हैं फील्ड मार्शल असीम मुनीर। ये 2 लोग उनकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिकी सरकार और वहां के नेताओं की याददाश्त इतनी कमजोर है कि उनके सिद्धांत मौसम की तरह बदलते रहते हैं। वो पाकिस्तान, जिसने अमेरिका के 35 करोड़ लोगों को सबसे बड़ा धोखा दिया, आज उसी अमेरिका के लिए एक कमीशन एजेंट की तरह काम कर रहा है। और अमेरिका आज ये भूल गया कि 9/11 का हमला जब हुआ था, उसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान से ही पकड़ा गया था। और आखिर में आपको बताएंगे कि भारत के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने खाने पीने की चीज़ों के पैकेट्स पर लिखे हेल्दी, नेचुरल और शुगर फ्री जैसे दावों की पोल खोलनी शुरू कर दी है। आप खाने पीने के सामान पर लिखी इस तरह की बातों को अक्सर सच मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह सिर्फ मार्केटिंग की भाषा है, जिसके नाम पर आपके स्वास्थ्य के साथ, आपके शरीर के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है और आपके साथ धोखा हो रहा है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज दोपहर एक 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें 15 लोग मारे गए हैं। इनमें से ज़्यादातर छात्र और युवा हैं और इन सभी की मौत दम घुटने की वजह से हुई। इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप और क्लिनिक था, पहली मंजिल पर एक एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर था और आशंका है कि यहाँ लगे एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी और फिर यह आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। हालांकि अभी तक आग लगने की सही वजह का पता नहीं लगा है। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन 15 लोगों की जान इसमें चली गई। दूसरी मंजिल पर इसी एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर की एक लाइब्रेरी थी। आग से बचने के लिए वहां मौजूद छात्रों ने सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन छत के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। कई छात्रों ने जान बचाने के लिए अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस भीषण आग से अपनी जान बचाने के लिए एक छात्र ने ऊपर की मंजिल से नीचे छलांग भी लगा दी। आग लगने के बाद छात्रों को बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड ने बिल्डिंग के पीछे की दीवार को तोड़ा और फिर इसी रास्ते से छात्रों के शव निकाले गए। इस बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था।
आग लगते ही चारों तरफ धुआं भर गया। सभी छात्र बिल्डिंग के अंदर फंस गए और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिला ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारे छात्रों का दम घुट गया और उसकी वजह से उनकी मौत हुई। अब देखिए, पहली मंजिल पर जो एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर था, वहां छात्रों को कार्टून बनाने और एनिमेशन तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये एनिमेशन सेंटर था। आजकल आप जानते हैं बहुत सारे जो हमारे युवा हैं, छात्र हैं, वो एनिमेशन सीखते हैं। इस सेंटर पर कई ऐसे छात्र मौजूद थे जो गर्मियों की छुट्टियों में यहां पर एनिमेशन सीखने आए थे। यहां कंप्यूटर्स और लकड़ी का फर्नीचर था, जिसमें आग लगने के बाद धुआं भर गया। अब आप सुनिए, जो लोग इस आग में फंस गए थे वो कैसे फोन करके अपने परिवार से कह रहे थे कि जल्दी से यहां पहुंचिए और किसी तरह से उन्हें बचा लीजिए। मैं सामने देख रही थी, मेरा बेटा ऊपर फंसा हुआ था, मैं देख रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी कि उसको जाके बचा लेते। आदित्य श्रीवास्तव जॉब करता था वहाँ पे। मेरा बेटा वापस नहीं आएगा ना, मुझे पता है। क्या फायदा पूछने से? मुझे कोई सहायता राशि नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर कोई लोग दिला सकते हो तो मेरा बेटा वापस करा दो, तो हम कहें कि हमारी मदद करी गई, हमारा भला किया गया। 25 साल का बेटा मेरा चला गया। ये नीचे पेट स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया। तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद आए। तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। इस दुर्घटना में इतने सारे लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर के दरवाजे पर एक ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ था और आग लगते ही वो दरवाजा अपने आप जैम हो गया, लॉक हो गया और अंदर मौजूद लोग अंदर ही फंस कर रह गए और इसीलिए इतने लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अस्पताल जाकर मृतकों के परिवारों से मुलाकात की और कहा कि जो भी अधिकारी, जो भी लोग इस मामले में जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। बहुत ही दुखद घटना है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और डीजीपी महोदय मौके पर हैं। पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। लेकिन ये तय है कि इस पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे। घटना बड़ी भयावह है और इसका मतलब व्यक्त करना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो देखिए, असल में इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोचिंग सेंटर होते हैं, इस प्रकार की जो बिल्डिंग्स होती हैं, ये मौत का पिंजरा होती हैं। लोग इनमें जाते हैं अपना काम करने के लिए, छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं या कोई भी किसी भी काम करने के लिए जब इस प्रकार की बिल्डिंग्स में जाता है, उसे पता नहीं होता कि ये कैसे एक मौत का पिंजरा होती हैं। अगर इनमें कोई आग लग जाए, कभी कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसके बाद बाहर निकलना इन बिल्डिंग से मुश्किल हो जाता है। और देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको इन तस्वीरों को दिखाता हूँ। ये देखिए,
दीवार तोड़कर उसके बाद सहायता पहुंचाई गई है, क्योंकि इस बिल्डिंग में अंदर जाने का कोई और रास्ता था ही नहीं। आप देखते जाइए इस बिल्डिंग की तस्वीरें, एक एक करके जो नई तस्वीरें आ रही हैं, ये हम आपको उन तस्वीरों को लगातार दिखा रहे हैं। ये दीवार को तोड़ना पड़ा और तब जाकर फायर ब्रिगेड के लोग इस बिल्डिंग के अंदर जा पाए। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों के शव अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि दम घुटने की वजह से ये सारे लोग बाहर नहीं निकल पाए और इनकी अंदर ही मौत हो गई, क्योंकि ये लोग अंदर ही फंस गए थे। हमारे देश में हमेशा एक दुर्घटना होती है और फिर अगली दुर्घटना का इंतजार होने लगता है। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो लोग अक्सर उस पर बहस करते हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, उसकी कमियां निकाली जाती हैं, कहा जाता है, जांच की जाती है, फिर पता चलता है कि हाँ ये कमी थी, ये कमी थी, सरकारी अधिकारियों ने अपना काम नहीं किया, पूरे सिस्टम ने अपना काम नहीं किया, कैसे भ्रष्टाचार है। सवाल पूछे जाते हैं कि अगर इस बिल्डिंग के अंदर कोई इस प्रकार की बचने की जगह थी नहीं, अगर इस बिल्डिंग में आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने के लिए कोई इमरजेंसी डोर नहीं था, तो फिर इस बिल्डिंग को अभी तक ऑपरेट करने की इजाज़त कैसे मिली हुई थी। ये सारी बहस चलती है, जांच की जाती है और फिर कुछ समय के बाद लोग भूल जाते हैं और फिर अगली दुर्घटना होती है और फिर वही ड्रिल लगातार बार बार चलती जाती है। यानी हमारे सिस्टम में कोई भी सबक नहीं लेता। आपको याद होगा इसी महीने 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर में भी ऐसे ही एक 5 मंजिला होटल में आग लग गई थी, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली की इस दुर्घटना के लगभग 2 हफ्ते के बाद ही आज लखनऊ में इस बिल्डिंग में आग लग गई। दोनों घटनाओं में कई समानताएं हैं, जैसे दोनों ही बिल्डिंग्स कमर्शियल हैं। दिल्ली के होटल में एंट्री और एग्जिट एक ही होने की वजह से बहुत सारे लोग अंदर फंस गए थे। बिल्कुल ठीक वैसे ही इस बिल्डिंग में भी, लखनऊ में भी ज़्यादातर लोग इमरजेंसी एग्जिट ना होने की वजह से बिल्डिंग के अंदर ही फंस गए। दिल्ली की तरह लखनऊ में भी एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर के दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ था, जो आग लगते ही जैम हो गया। अब आप सोचिए, इस प्रकार के जो ऑटोमेटिक लॉक होते हैं, जो न जाने आज हमारे देश में न जाने कितनी बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं, अगर इन बिल्डिंग्स में कोई दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, तो सबसे पहले यही ऑटोमेटिक लॉक जैम हो जाते हैं और फिर अंदर जो लोग मौजूद हैं वो अंदर ही फंसकर रह जाते हैं। लखनऊ के हादसे से फिर वही सवाल खड़े होते हैं जो अक्सर ऐसी दुर्घटनाओं के बाद पूछे जाते हैं। पहला, इस बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं था? आजकल ऑटोमेटिक गेट लगाना एक फैशन बन चुका है, जबकि जगह बचाने के लिए इमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाए जाते, क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह लग जाती है और लोग अपनी जगह को वेस्ट नहीं करना चाहते। हमारे पूरे सिस्टम में जो सेफ्टी है, बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों की सुरक्षा जो है, वो आखिर में आती है, उसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। सबको पैसा कमाना है, सबको पैसे का लालच है। दूसरी बात, क्या इस बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट समय पर किया गया था और क्या इस बिल्डिंग को फायर डिपार्टमेंट से कोई एनओसी मिला था? तीसरा सवाल, क्या इस बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर्स और अलार्म सिस्टम काम कर रहे थे या फायर एक्सटिंग्विशर्स और अलार्म सिस्टम वहां पर थे ही नहीं? ये तो जब जांच की जाएगी तो पता चलेगा। और चौथा सवाल, क्या इस बिल्डिंग में अवैध कंस्ट्रक्शन भी हुआ था? ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग्स में बिना अनुमति के लगातार अवैध कंस्ट्रक्शंस किया जाता है। परमिशन होती है 2 फ्लोर्स की, बना दिए जाते हैं 4 फ्लोर्स, और हर उस कानून का उल्लंघन किया जाता है जो कि बिल्डिंग बाय लॉज में जिनका प्रावधान है। अब ये सारे लोगों को अगर आप देखेंगे, ये परिवार हैं, माएँ हैं, इनके बच्चों की क्या गलती थी? इन माओं की क्या गलती थी? इन्होंने अपने बच्चों को वहाँ एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में भेजा और आप देखिए ये बच्चे कभी लौट कर नहीं आए। चाहे एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर हो या कोचिंग सेंटर हो, ऐसी घटनाओं में हर बार छात्रों और युवाओं की जान जाती है। वर्ष 2024 में आपको याद होगा, दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था और पानी में डूबने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। तब राव आईएएस कोचिंग सेंटर ने नियमों का उल्लंघन करते हुए इस बेसमेंट में अपनी एक लाइब्रेरी बना रखी थी। दिल्ली में बहुत भारी बारिश हो रही थी। बारिश के दौरान बेसमेंट में पानी भर गया, छात्र बेसमेंट के अंदर थे और वहीं फंस गए
और 3 छात्रों की पानी में डूबकर ही मौत हो गई। इसके बाद सख्त गाइडलाइंस बनाकर बेसमेंट में स्कूल, कोचिंग सेंटर्स या लाइब्रेरी बनाने पर रोक लगा दी गई। हर दुर्घटना के बाद ऐसी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, लेकिन अक्सर कुछ ही महीनों के बाद इनका कोई पालन नहीं करता। वर्ष 2023 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में आग लगने से 61 छात्र घायल हो गए थे। उन्हें जान बचाने के लिए रस्सियों और तारों के सहारे खिड़कियों से नीचे उतरना पड़ा था। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। वर्ष 2019 में गुजरात के सूरत में एक कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी और कुछ ही देर में यह आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। इस दुर्घटना में 22 छात्रों की मौत हो गई थी। कोचिंग सेंटर्स छात्रों से लाखों रुपए की फीस लेते हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में अक्सर छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। आज इस देश के हर परिवार से, हर माता पिता से और छात्रों से भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगली बार जब आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं या किसी भी जगह आप जाते हैं, किसी गेमिंग जोन में भी जाते हैं जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी था, जब भी अगर आप जाएं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जिस बिल्डिंग में वो कोचिंग सेंटर है, वो गेमिंग जोन है या जो भी चीज़ वहाँ से चल रही है, क्या वहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए कोई इंतज़ाम किए गए हैं? और अगर इंतज़ाम नहीं किए गए हैं तो कृपया करके वहाँ पर आप मत जाइए। आज ये जितने बच्चे वहाँ पर थे, जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो दोबारा अपने घर कभी नहीं लौटेंगे जिंदा, अगर ये यहाँ पर ना जाते तो आज इनकी जान बच सकती थी। आज इन सब के परिवार, इन सब के माता पिता यही सोचते होंगे कि अगर हम अपने बच्चों को इस ट्रेनिंग सेंटर में ना भी भेजते तो कौन सी बड़ी बात हो जाती। थोड़े दिन के लिए बच्चा बेरोजगार रहता, थोड़े दिन के लिए हो सकता है उनका बच्चा एनिमेशन ना सीख पाता, कुछ काम थोड़े दिनों के लिए ना हो पाते, हो सकता है बच्चा कुछ दिन के लिए बेरोजगार रह जाता, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहता। इसलिए आपसे भी ये कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। और हमारे देश में बिल्डिंग्स की जिस प्रकार की हालत आज है, खास तौर पर कमर्शियल बिल्डिंग्स की, उनमें कोई सुरक्षित नहीं है और आपको सबसे पहले अब अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि जब अधिकारी बिक चुके हों, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ हो, जब आपकी सुरक्षा को लगातार पैसों में बेचा जा रहा हो, तब आपको अपनी सुरक्षा के बारे में सबसे पहले अब खुद ही सोचना पड़ेगा। अब देश की सबसे बड़ी और दुखद खबर के बाद आज आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। वर्ष 1994 में शाहरुख खान की एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था कभी हां कभी ना। और अब 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत पर यह टाइटल बिल्कुल फिट बैठता है। इसमें कभी हां होती है, कभी ना। इस बातचीत में भी कभी हां हो रही है, कभी ना हो रही है, फिर हां हो रही है। कभी नजरें मिलती हैं तो दिल नहीं मिलते, दिल मिलते हैं तो हाथ नहीं मिलते। कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत में चारों तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस से ना तो नजरें मिलाई और ना ही हाथ मिलाया, और ऊपर से साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने से भी साफ इनकार कर दिया। मतलब वहां हालत यह है कि ईरान के नेता अमेरिका के उपराष्ट्रपति और उनके साथ डेलीगेशन के साथ ना तो दिखना चाहते हैं और ना ही एक मंच पर अमेरिकियों के साथ एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं, ना खड़े होना चाहते हैं। फोटो खिंचवाने की चाहत पर भी आजकल जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि G7 समिट के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब थी और बार बार उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि ट्रंप उनके साथ एक बार फोटो खिंचवा लें। जबकि जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए ये साफ कहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ट्रंप की टीम को स्विट्जरलैंड में उनके इसी मजाक का दूसरा रूप देखने को मिला, जब ईरान के नेताओं ने ट्रंप की टीम के साथ फोटो खिंचवाने से ही इनकार कर दिया। अब आपको यह दिखाते हैं कि स्विट्जरलैंड के इस बर्गनस्टॉक शहर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ एक हॉल में ईरान के नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। पीछे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस इस उम्मीद में बिल्कुल तैयार होकर खड़े हैं कि वो ईरान के लीडर्स के साथ पहले हाथ मिलाएंगे, फिर दोनों की फोटो खींचेगी जो दुनिया के सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर छपेगी, दुनिया भर में सोशल मीडिया पर वो फोटो वायरल हो जाएगी। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची जैसे ही हॉल में पहुंचे,
शहबाज शरीफ ने उनके कान में यही बात कही और अरागची जेडी वांस को देखते ही वापस मुड़ गए, कुछ इस प्रकार से जैसे उन्होंने जेडी वांस को देखा ही नहीं, और फिर वो हॉल से बाहर चले गए। ना जेडी वांस के साथ खड़े हुए, ना उनके साथ फोटो खिंचवाई और ना ही उनके साथ हाथ मिलाया। मतलब वो अमेरिकियों के साथ दिखना ही नहीं चाहते थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर कलेबाफ भी अब अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो आपने देखा ईरान के विदेश मंत्री वापस चले गए, हॉल से बाहर चले गए, क्योंकि उन्हें जेडी वांस के साथ ना तो मिलना था, ना उनके साथ खड़े होना था, ना उनके साथ हाथ मिलाना था और ना ही उनके साथ फोटो खिंचवानी थी। वो अमेरिका के नेताओं के साथ दिखना ही नहीं चाहते थे। आप देख लीजिए तस्वीर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कुछ कहा और उसके बाद वो वापस लौट गए। अब जब ये सब हो गया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चेहरे पर चिंता और तनाव साफ दिखने लगा। उन्हें लगा कि जो उन्हें सोचा था वो तो हुआ नहीं और शायद वो इस चिंता में डूब गए कि अब आगे क्या होगा। जरा उनका चेहरा भी देखिए। जो है वो एक जगह के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। जेल में रखिएगा, ये मुश्किल सफ़र जो अभी तक यहाँ तक गुजरा है और इस चीज़ का इंतजार था कि ईरानी और अमेरिकी खत्म हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की काविशों की बदौलत खत्म हो रही है। दुनिया में शहबाज शरीफ का जो चेहरा है वो बता रहा है जैसे उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि वहाँ क्या हो रहा है। वैसे भी शहबाज शरीफ और असीम मुनीर इस मीटिंग में एक ऐसे प्रॉपर्टी डीलर की तरह आए थे जिसे दोनों पार्टियों के बीच सौदा होने पर 2% का कमीशन मिलता है, और उनका चेहरा देखकर लगता है कि उनके मन में शायद यही चल रहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच ये डील नहीं हुई तो फिर उनका कमीशन तो डूबेगा ही, साथ ही बेइज्जती भी बहुत होगी। आज पूरी दुनिया में इसी तस्वीर की चर्चा हो रही है जिसमें ईरान के नेताओं ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को जरा भी भाव नहीं दिया। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अगले 60 दिनों तक यानी 21 अगस्त तक ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल बेचने की छूट दे दी है। अब तक अमेरिका ने इस पर पाबंदी लगाकर रखी थी और इस फैसले से दुनिया भर में तेल की कीमतें अब घट सकती हैं। 3 पॉइंट्स में आपको बताते हैं कि स्विट्जरलैंड में इस बातचीत में क्या क्या हुआ। पहला पॉइंट ये कि हॉर्मुज को समुद्री जहाज़ों के लिए अब सुरक्षित बनाया जाएगा। दूसरा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के मुताबिक ईरान अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को अपने परमाणु कार्यक्रम की जांच करने की अनुमति देगा। ये संस्था संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई एक संस्था है जो तय करती है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल कहां पर हो रहा है या नहीं हो रहा है और कौन सा देश परमाणु हथियार बना रहा है, ये उस पर निगरानी रखता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए अलग अलग ग्रुप्स अब बनाए जाएंगे और ईरान इस बात के लिए तैयार हो गया है कि आप अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को भेज सकते हैं ईरान में ताकि वो चेक कर लें कि हम परमाणु हथियार बना रहे हैं या नहीं। तीसरा पॉइंट, अमेरिका ईरान की फ्रीज की हुई संपत्तियों को अब रिलीज कर सकता है और ईरान इस पैसे से अमेरिका से अनाज खरीद सकता है। और चौथा, लेबनान में युद्ध विराम की निगरानी के लिए अब अलग से एक पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी क्योंकि लेबनान में इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लेकिन इस समझौते में लेबनान को भी शामिल किया गया है। यहां पर आपको यह समझना होगा कि इस पूरे समझौते में हर शर्त पर ईरान की जीत हो रही है और अमेरिका की हार हो रही है। और ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपति जेडी वांस को यह कहकर भेजा है कि आप बिना समझौता किए वहां से वापस मत लौटिएगा
और इसीलिए अगर आप सारी चीज़ें देखें तो इन सब में एडवांटेज ईरान है, यानी इस पूरे मैच में ईरान जीतता हुआ नज़र आ रहा है और अमेरिका हारता हुआ नज़र आ रहा है। और वो कैसे, मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, हॉर्मुज़ पर आज भी ईरान का ही कंट्रोल है और आज भी ईरान ही ये तय कर रहा है या करेगा कि हॉर्मुज़ कब खुलेगा, हॉर्मुज़ को कैसे सुरक्षित बनाया जाएगा। ईरान की जितनी संपत्ति फ्रीज कर ली गई थी, अब वो संपत्ति वापस ईरान को मिल सकती है। उसे डी फ्रीज किया जा रहा है, तो ईरान के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसकी जो संपत्ति पहले से जब्त कर ली गई थी, जो पैसा उसका फ्रीज कर लिया गया था, वो सब उसे मिल जाएगा। तीसरा, इससे पहले ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना तेल नहीं बेच सकता था क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे। अब ईरान अपना तेल भी बेच पाएगा। तो सारी चीज़ें जो ईरान पहले नहीं कर सकता था, वो ईरान अब कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका चाहता था कि ईरान में पूरी व्यवस्था बदल जाए, वहाँ की सत्ता बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका चाहता था कि ईरान आत्मसमर्पण कर दे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए ईरान को फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। ईरान का जितना पुराना काम अटका हुआ था, उसके एसेट्स फ्रीज करके रखे हुए थे, वो भी अब मिल जाएंगे। उसका पैसा बैंकों में फ्रीज हुआ पड़ा था, वो भी मिल जाएगा। वो पहले तेल नहीं बेच सकता था, अब वो तेल भी बेच सकता है। हॉर्मुज़ आज भी उसी के पास है, उसी का कंट्रोल रहेगा। तो और ईरान को क्या चाहिए? तो ईरान ने इस मामले में कम से कम अमेरिका को झुका दिया है। और ये अमेरिका की सुपर पावर की छवि के लिए एक बहुत खतरनाक बात है कि वो ईरान जैसे देश के सामने झुकने के लिए मजबूर हो गया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और धीरे 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 करके वो ईरान की सारी शर्तों को मानते जा रहे हैं। ईरान भी कोई दूध का धुला नहीं है। ईरान ने अपने लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं। ईरान की जो सत्ता है, इसने अपने ही लोगों को, हजारों लोगों को मौत दी है क्योंकि ये लोग इस सत्ता का विरोध कर रहे थे। लेकिन इस सत्ता को हर प्रकार से फायदा ही फायदा हुआ है। इस सत्ता ने, जब अमेरिका ने युद्ध नहीं किया था, उससे पहले अपने ही लोगों का दमन किया। युद्ध के बाद ईरान का बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन उससे इस सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सत्ता है ईरान की, ये जो चाहती थी, इसने अपनी सारी शर्तें अमेरिका से मनवा ली है। अब देखिए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर आजकल अमेरिका के सबसे फेवरेट व्यक्ति बन गए हैं, सबसे फेवरेट जनरल बन गए हैं। स्विट्जरलैंड में युद्ध विराम को लेकर असीम मुनीर की तारीफ करते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने एक बहुत ही विवादित बयान दिया है। जेडी वांस ने कहा कि उनकी जिंदगी में दो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, एक भारतीय हैं और दूसरे हैं पाकिस्तानी। भारतीय उनकी पत्नी उषा वांस हैं और दूसरे जो उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो हैं पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर। तो सोचिए आप कि वो असीम मुनीर की तुलना अपनी पत्नी से कर रहे हैं कि मेरी पत्नी भारतीय है, मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरे मेरी जिंदगी में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो हैं असीम मुनीर। तो आप सोच लीजिए कि जेडी वांस की जिंदगी में असीम मुनीर का कितना महत्व है। अब देखिए कि जेडी वांस ने असीम मुनीर की तारीफ में क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में शायद उन्होंने असीम मुनीर से जितनी बात की है, उतनी बात शायद किसी और से नहीं की। और अगर असीम मुनीर का नेतृत्व और समझदारी ना होती तो अमेरिका आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। वो ये भी कहते हैं कि असीम मुनीर सिर्फ एक बेहतरीन मिलिट्री लीडर ही नहीं है, बल्कि वो एक बेहतरीन डिप्लोमेट के रूप में भी उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो सोचिए, अमेरिका का उपराष्ट्रपति असीम मुनीर की कितनी तारीफ कर रहा है, असीम मुनीर के तारीफ में कितने पुल बांध रहा है। जरा देखिए उनका बयान। I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And of course, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. अब आपको ये दिखाते हैं कि अमेरिकी सरकार और नेताओं की याददाश्त कितनी कमजोर है और अमेरिका के सिद्धांत कैसे मौसम की तरह बदलते रहते हैं। वो पाकिस्तान, जिसने अमेरिका के 35 करोड़ लोगों को सबसे बड़ा धोखा दिया, आज उसी अमेरिका के लिए एक कमीशन एजेंट की तरह काम कर रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से
कितने प्रभावित हैं और दिन रात असीम मुनीर की तारीफ करते हैं। अमेरिका की जनता वर्ष 2001 में हुए 9/11 के आतंकवादी हमले को कभी नहीं भूल सकते। यह अमेरिका पर हुआ आज तक का उनके इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। इन तस्वीरों को कोई भूल नहीं सकता। इस हमले में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। आज हम अमेरिका की याददाश्त ताज़ा करने के लिए आपको यही 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर है वर्ष 2001 के 9/11 आतंकवादी हमले की। ज़रा देखिए कैसे अमेरिका की ये सरकार इन तस्वीरों को और इस हमले को आज भूल चुकी है। ये तस्वीर इसलिए दिखाई ताकि अमेरिका की सरकार अगर इस हमले को भूल चुकी है तो उन्हें फिर से याद आ जाए कि इस हमले में आतंकवादियों ने उनका क्या हाल किया था। और इस हमले का मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कसम खाई थी कि ओसामा बिन लादेन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, अमेरिका उससे बदला लेकर रहेगा। इसके बाद 10 वर्षों तक अमेरिका की सेना अफगानिस्तान और न जाने कहां कहां भटकती रही ओसामा बिन लादेन की तलाश में, लेकिन ओसामा बिन लादेन 10 साल तक अमेरिका के हाथ नहीं आया। जबकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था, लेकिन एक ये आदमी ओसामा बिन लादेन, उसके हाथ 10 साल तक नहीं लगा। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन पर उस समय 230 करोड़ रुपए का इनाम रखा था और आखिरकार वर्ष 2011 में अमेरिका को ओसामा बिन लादेन मिल गया और अमेरिका को यह पता चला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में एबटाबाद में छिपा हुआ है और यह जगह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में 5 साल से ऐसे ही छिपा हुआ था और इसके बाद अमेरिका के कमांडोज ने बिना पाकिस्तानी सरकार को बताए उस घर में घुसकर चुपचाप ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। 9 साल तक पाकिस्तान अमेरिका की आंखों में धूल झोंकता रहा, अमेरिका को धोखा देता रहा, अमेरिका से झूठ बोलता रहा और कहता रहा कि हमें नहीं पता ओसामा बिन लादेन कहां है। और इसीलिए ओसामा बिन लादेन के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा गुनाहगार अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। 1 जनवरी 2018 को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा था कि पाकिस्तान अमेरिका से हजारों करोड़ रुपए की मदद ले चुका है, लेकिन उसने बदले में अमेरिका को सिर्फ धोखा दिया है, झूठ दिया है, फरेब दिया है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवादियों के लिए एक स्वर्ग की तरह है। ये उनका पुराना पोस्ट है 1 जनवरी 2018 का, आप देख लीजिए। वो कहते हैं, दे गिव सेफ हेवन टू द टेररिस्ट्स, वी हंट इन अफगानिस्तान विद लिटिल हेल्प। नो मोर, मतलब अब पाकिस्तान को वो इसके बाद कोई मदद नहीं देंगे। पाकिस्तान के बारे में इनकी राय देखिए क्या है 2018 में। और अब देखिए 2026 में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा दोस्त है और असीम मुनीर से तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अपना सहयोगी बताते हैं, अपना दोस्त बताते हैं और उसे अपना शुभचिंतक बताते हुए जो पाकिस्तान सेना ओसामा बिन लादेन को सारी सुविधाएं देकर सारी दुनिया से छिपाती रही, आज उसी पाकिस्तानी सेना के चीफ असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ बैठाकर लंच करवाते हैं व्हाइट हाउस में। खुशी खुशी उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये देखिए। तो अमेरिका की सरकार, अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे अपने सिद्धांतों को बदल लेते हैं, कैसे मौसम की तरह उनके विचार भी बदल जाते हैं, उनके सिद्धांत बदल जाते हैं। और जैसा कहते हैं, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि ना कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन, और दुनिया भर के नेता इसी कथन का दुरुपयोग करके अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं और कहते हैं कि जो कल दुश्मन था वो आज दोस्त बन सकता है, जो आज दोस्त है वो दुश्मन बन सकता है। आज 2 शब्द पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए भी कहने चाहिए। आप सोचिए, शहबाज शरीफ पर ऐसे में क्या गुजरती होगी जब अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उन्हीं की मौजूदगी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बजाय वहाँ के
आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तारीफ करते हैं और ईरान के साथ इस डील में भी वो असीम मुनीर का ही धन्यवाद कर रहे हैं। पाकिस्तान शायद दुनिया का पहला देश है जहां का आर्मी चीफ वहां के प्रधानमंत्री का बॉस है। आप देखिए जेडी वांस जब तारीफ कर रहे हैं असीम मुनीर की, कह रहे हैं कि वो बहुत शानदार डिप्लोमेट भी हैं और उनका धन्यवाद दे रहे हैं, तो आप देखिए शहबाज शरीफ का चेहरा बिल्कुल निराश है, उनका चेहरा उतरा हुआ है, उनके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं है। वो असीम मुनीर की तारीफ सुनकर एक प्रकार से झेप गए हैं और असीम मुनीर बगल में खड़े होकर बिल्कुल देखिए फ्रेम के कोने पर कितने हंस रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको बार बार दिखाना चाहता हूं। आप असीम मुनीर को देखिए अपनी फ्रेम के कोने में, वो खड़े हुए हैं, अपनी तारीफ सुन रहे हैं, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि फूले नहीं समा रहे। और शहबाज शरीफ जो हैं वो अंदर से कितने निराश हो रहे होंगे, उन्हें ये बातें कितनी चुभ रही होंगी कि मेरा कोई धन्यवाद नहीं कर रहा और असीम मुनीर को सारी लाइमलाइट मिल रही है, सारी तारीफ मिल रही है, जबकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मैं हूं। तो आज फोटो खिंचवाने की बात चल ही रही है। ईरान के नेताओं ने अमेरिका के नेताओं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ फोटो नहीं खिंचवाया और फोटो खिंचवाने की चाहत पर अगली खबर इटली से है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोटो वाले दावे पर अपना करारा जवाब दिया। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है जिससे यह पता चलता है कि ट्रंप की खुलेआम आलोचना करने के बाद, ट्रंप को यह करारा जवाब देने के बाद वो इटली में अब और ज्यादा लोकप्रिय होती जा रही है। इटली की जनता जॉर्जिया मेलोनी का स्वागत कर रही है, उनके लिए नारे लगा रही है और इटली का झंडा लहराकर उन्हें अपना पूरा समर्थन दे रही है। जॉर्जिया मेलोनी ने खुद अपना एक ये वीडियो पोस्ट किया है, आप देखिए। E grazie anche per l'aver presenta in luoghi dove si celebra la storia. Tutti da vide che comportano la sentenza. Grazie per la अब इन तस्वीरों का थोड़ा एक बार विश्लेषण करते हैं। अगर आप देखें पश्चिमी देशों में अब इस प्रकार की लोकप्रियता किसी नेता की नहीं है जैसी लोकप्रियता अभी आपको यहां जॉर्जिया मेलोनी की देखने को मिल रही है। एक और चीज़, जॉर्जिया मेलोनी जब अभिवादन कर रही है वहां लोगों का तो वो हाथ हिला रही हैं और साथ ही इस प्रकार नमस्कार भी कर रही हैं। देखिए, ये भी आप देखिएगा एक खास बात, वो इस प्रकार एक हाथ जोड़कर लोगों का नमस्कार भी, जैसे हमारे देश में हम नमस्कार करते हैं हाथ जोड़कर, धन्यवाद देते हैं लोगों को, कुछ इसी अंदाज में मेलोनी भी कर रही हैं। शुरुआत में जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था उसमें वो इसी प्रकार की एक ऐसे हाथ जोड़कर लोगों का धन्यवाद करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप देखें यहाँ पर, ये देखिए, तो पहली बात तो ये कि मेलोनी शायद लगता है कि हमारे देश से प्रभावित हैं और इस प्रकार वो नमस्कार भी कर रही हैं लोगों को। दूसरी बात यह है कि पश्चिम के देशों में अगर आप देखें तो इस समय पश्चिमी देशों का कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नेता इस प्रकार से अपनी लोकप्रियता नहीं दिखा सकता आज जैसी लोकप्रियता मेलोनी को मिल रही है। ऐसी लोकप्रियता ट्रंप की भी नहीं है। और ब्रिटेन में तो लगातार प्रधानमंत्री बदलते ही जा रहे हैं, वहाँ भी आपने देखा होगा। और ये जो लोकप्रियता मिल रही है मेलोनी को, ये इसलिए मिल रही है क्योंकि मेलोनी एक ऐसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे शक्तिशाली, देश के सबसे शक्तिशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप को
खरी खरी सुनाने की हिम्मत दिखाई है और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप को करारा जवाब दिया है। अपने अपने देश में लोकप्रियता को लेकर इन दोनों नेताओं में बहस छिड़ी हुई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब से मेलोनी ने ईरान युद्ध पर अमेरिका का साथ न देने का फैसला किया, तब से उनकी लोकप्रियता इटली में कम हो रही है। और जब मेलोनी ने देखा कि अमेरिका ईरान युद्ध जीत गया, तब वो फोटो खिंचवाकर ट्रंप के साथ अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना चाहती थी। इसके जवाब में मेलोनी ने लिखा कि ट्रंप को उनकी लोकप्रियता की नहीं, बल्कि अमेरिका में अपनी लोकप्रियता की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लोकप्रियता ट्रंप से दोस्ती या फिर दूरी बनाने पर नहीं टिकी हुई है। इस समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। अमेरिका के लगभग 60% लोग डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। इटली में जॉर्जिया मेलोनी की अप्रूवल रेटिंग लगभग 42% है, यानी ये लोग उनके काम से खुश हैं। और ये खबर आपको बताती है कि ट्रंप अपने बड़बोलेपन की वजह से अपने पुराने दोस्तों को कैसे धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी एक ज़माने में ट्रंप की तारीफ किया करती थी और पश्चिमी देशों में जॉर्जिया मेलोनी को ट्रंप विस्परर के नाम से जाना जाता था। हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो इसका मतलब ये होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह से समझता है और उनकी तारीफ भी करता है और उन्हें किसी भी फैसले के लिए राजी कर सकता हो। यानी जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप के बहुत करीबी है। मेलोनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, और इसमें उन्होंने ट्रंप की तारीफ की है। इस किताब के इंग्लिश एडिशन का जो फोरवर्ड जो है वो ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने लिखा और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस किताब का खुलकर तब प्रचार भी किया था। और जब भारत में इस किताब का हिंदी एडिशन आया, तब इस किताब का फोरवर्ड लिखा था भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने। मेलोनी ने इस किताब में लिखा है कि उन्हें एक महिला होने के कारण राजनीति में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उनके विचारों या नीतियों पर बहस करने के बजाय उनकी कम उम्र, उनके महिला होने और उनके निजी जीवन यानी प्राइवेट लाइफ को निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि जिन बातों के लिए पुरुष नेताओं को मजबूत नेता कहा जाता है, उसी तरह का व्यवहार अगर महिलाएं करें तो उन्हें आक्रामक और अहंकारी कहा जाता है। इटली में सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड भी जॉर्जिया मेलोनी के नाम है। वो महज 31 वर्ष की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बन गई थी। मेलोनी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो मंत्री बनी तब कई वरिष्ठ नेताओं और पत्रकारों ने उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाए और उन्हें बार बार खुद को साबित करना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि इटली में विपक्ष के नेता ट्रंप के फोटो वाले दावे पर अपनी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का ही साथ दे रहे हैं। तो सीखने वाली बात यह है कि इटली में जो विपक्ष के नेता हैं, नेता विपक्ष, वो इस पूरे विवाद में जॉर्जिया मेलोनी के साथ हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा अगर कोई विवाद हो जाए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, तो हमारे देश का जो विपक्ष है ये हमारी सरकार का साथ नहीं देगा, बल्कि विदेशों का साथ दे देगा, दूसरे देश का साथ दे देगा, दूसरे देश के नेता का साथ देगा, उसके दावे पर विश्वास कर लेगा, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करेगा। ये बात आज हमें इटली से सीखनी चाहिए। अब लौटते हैं अपने देश में। हमारे देश में भी बहुत कुछ हो रहा है और आपको खबर बताते हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में और राम मंदिर के बारे में। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वहां एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसे लेकर 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यों की एक एसआईटी बनाई थी। एसआईटी की लगभग 150 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें चढ़ावे में और दान में चोरी और जो दान में पैसा आया, चढ़ावे में पैसा आया, उसकी गिनती के दौरान राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में खामियों का जिक्र किया गया है। आपने पिछले 2 हफ्तों में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर बहुत सारी खबरें सुनी होंगी। इस पर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, यह मामला 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है। इसलिए आप राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर की व्यवस्था को लेकर ऐसे ही कोई भी बात हल्के में नहीं कह सकते। यह मामला बहुत संवेदनशील है, 100 करोड़ हिंदुओं के विश्वास से जुड़ी हुई बात है। इसीलिए हम सिर्फ आपको वो बात बताएंगे जिसके ठोस प्रमाण हैं। जो अफवाहें हैं, जो लोग दावे कर रहे हैं, वो हम आपको नहीं बताएंगे। इसलिए जो जांच हुई है उसकी 3 बड़ी बातें
जो पुष्टि के साथ मैं बता सकता हूं वो सुनिए। पहला, राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले लगभग 40 कर्मचारियों को हटा दिया गया है और उनकी जगह अब नए लोगों को वहां पर तैनात किया गया है। दूसरा, एसआईटी ने अपनी 6 दिनों की जांच में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और उन्होंने कई डिजिटल सबूत भी जुटाए हैं। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह मिली कि मंदिर परिसर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद ये रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो जाती है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बनाया होगा कि ये रिकॉर्डिंग 45 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी और उसके बाद डिलीट हो जाएगी। और क्योंकि ये मामला पुराना है, 45 दिन से ज़्यादा पुराना है, इसलिए अब उस फुटेज को वापस लेना और उसे देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तीसरी बात, राम मंदिर में सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। पिछले साल महाकुंभ के समय अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु आए थे। करोड़ों लोग उस समय आए थे, क्योंकि तब कुंभ का मेला चल रहा था, महाकुंभ चल रहा था, और उस दौरान जितने ज्यादा श्रद्धालु आए, चढ़ावा भी उतना ही ज्यादा आया। और ऐसा माना जा रहा है कि उसी दौरान सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में जो दान पात्र थे वो भर जाते थे, इतना चढ़ावा आ रहा था। लोग इतना सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पैसा जो भी उनके पास है वो लेकर आ रहे थे, दान पात्र में डालते थे और थोड़ी देर के अंदर ही दान पात्र फुल हो जाता था। फिर दान पात्र को खाली किया जाता था और फिर नया दान पात्र आता था। और ये सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी है उस दौरान हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने चढ़ावे की चोरी को लेकर दायर एक याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोगों को एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और किसी भी तरह की अटकलबाजी या अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे की देखरेख और इसकी गिनती की पूरी जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की है। और इस साल जून में पहली बार राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि इस चढ़ावे में चोरी हो रही है। श्रद्धालु मंदिर में दान पेटियां ऑनलाइन और सीधे इस ट्रस्ट को चेक या ड्राफ्ट के जरिए दान देते हैं। राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और मंदिर के मैनेजमेंट के लिए एक पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है और ये जगह मुख्य मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है और इसके बेसमेंट में ही मंदिर के दान की गिनती की जाती है, चढ़ावे की गिनती की जाती है और यहाँ मंदिर में लगे लगभग 35 दान पात्रों के चढ़ावे को गिना जाता है। राम मंदिर में हर रोज लगभग 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं औसतन, इसलिए दान की गिनती 2 शिफ्टों में होती है। पहली सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर दूसरी शिफ्ट होती है दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक। हर बार चढ़ावे की गिनती में 20 कर्मचारी तैनात रहते हैं और इस दौरान सीसीटीवी से इस पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग होती है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में राम मंदिर में 153 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया था। हम मानते हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से बड़ा महापाप कोई और हो नहीं सकता, लेकिन साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें पुख्ता सबूतों के आधार पर गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का भी सवाल है और इस देश में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, बहुत सारी ऐसे फोर्सेस हैं जो हिंदुत्व को निशाना बनाने के लिए, हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए, हिंदू देवताओं को बदनाम करने के लिए इस राम मंदिर के विवाद का सहारा लेंगे। इसलिए जो भी आप तक खबर आए इस बारे में उसे बहुत सोच समझकर
चेक करके, वेरीफाई करके तभी उस पर विश्वास कीजिए। अब आपको भारत की राजनीति की एक और नई और बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के साथ बैठकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 लोकसभा सांसद आज एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए और एकनाथ शिंदे ने कहा कि 6 टाइगर अब उनकी पार्टी में आ गए हैं। ऑपरेशन टाइगर सक्सेस। दो 2022 में पहले ऑपरेशन हुआ था। 2022 के बाद 40 एमएलए शुरुआत में थे। आज हमारे 6 खासदार साथ में आए हैं। क्रिकेट में क्या कहते हैं, षटकार, सिक्सर, और सभी लोगों का परिचय मैंने कराया है। एक से बढ़कर एक सब हमारे जमीन से जुड़े हुए हमारे खासदार है, धुरंधर है। तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने एक सिक्सर लगाया है जब उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी से 6 सांसदों को तोड़ लिया है। लोग सबूत मांग रहे थे, उद्धव ठाकरे भी कह रहे थे कि कोई सबूत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, और एकनाथ शिंदे ने आज एक प्रकार से सारे 6 सांसदों को मीडिया के सामने पेश कर दिया, उनके सामने खड़ा कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें दिखा दिया कि देखिए ये सारे लोग मेरे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, आप खुद देख लीजिए। अब शिवसेना के पास पहले से ही लोकसभा में 7 सांसद हैं और ये 6 सांसद शामिल होने के बाद अब उनके सांसदों की संख्या हो जाएगी 13। अब लोकसभा में एनडीए के पास 319 सांसद हो गए हैं, जबकि शिवसेना के पास जेडीयू से 1 सांसद ज्यादा है। यानी अब जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जिसे वो कहते हैं ये असली शिवसेना है, वो जेडीयू से बड़ी पार्टी बन गई है लोकसभा में। शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक ने कहा कि संजय राउत की वजह से सांसद उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे संजय राउत है। जबकि आदित्य ठाकरे का कहना है कि सरकार काम नहीं कर रही है, बल्कि वो इस प्रकार के ऑपरेशंस में लगी है और दूसरी पार्टियों को तोड़ रही है। ऑपरेशन टाइगर तो हमारा 365 दिन 24 घंटे चलते रहता है, मगर हमारे जो नेता है एकनाथ शिंदे जी, श्रीकांत शिंदे जी, उनके ऊपर, उनके कामों के ऊपर प्रेरित होते हुए ये आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को जो विचारधारा है, विचारधारा मानने वाले सब सांसद है, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को उस तरह का निवेदन भी दे दिया और लोकसभा अध्यक्ष को निवेदन देने के बाद वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे, तो हम उनका स्वागत, हम दिल से धन्यवाद देते हैं संजय राउत जी का, क्योंकि संजय राउत जी की वजह से पूरे के पूरे जो विधायक है हमारे पार्टी में पहले आ गए। अभी आज सांसद 6 के 6 हमारी पार्टी में आ रहे हैं। भविष्य में जो बचे हुए 3 है वो भी इसी तरह वो अगर गाने देंगे तो हमारी पार्टी में आ जाए। मुझे लगता है शासन तो चला के दिखाइए, ये सारे ऑपरेशन करते रहिए, लेकिन जो सरकार आपको चलानी नहीं आती है, एक तो इस्तीफा दीजिए और यही करते दीजिए राजनीति, ये तो काम तो कीजिए, यही करते रहिए, लेकिन देश के हाल जो है, लोगों के हाल है, वो भी कभी तो उस पर ध्यान दीजिए। एक जमाना था जब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सीनियर पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वर्ष 2004 में शिवसेना के महाराष्ट्र में 62 विधायक थे, जबकि बीजेपी के 55 विधायक थे। शिवसेना बीजेपी से बड़ी पार्टी हुआ करती थी। वर्ष 2009 में शिवसेना और बीजेपी के लगभग बराबर विधायक थे, लेकिन आज महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे के सिर्फ 20 विधायक बचे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक हैं। वहीं बीजेपी के पास 132 विधायक हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोकसभा में अब सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। लोकसभा सांसदों के लिहाज से उद्धव ठाकरे की पार्टी अब लोकसभा में 15वें नंबर पर आ चुकी है, जबकि पहले वो 8वें नंबर पर थी, यानी सबसे छोटी पार्टियों में से एक बन गई है। इस समय लोकसभा में उद्धव ठाकरे के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी कई पार्टियों के पास भी 3 सांसद हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 303 सीटें जीती थी, जबकि उस साल एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा 18 लोकसभा सीटें शिवसेना के पास थीं। उस समय शिवसेना टूटी नहीं थी,
लेकिन फिर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता किया और लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। वर्ष 2022 में उनकी पार्टी में बहुत बड़ी बगावत हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी टूट गई और आज एक बार फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट गई है। भारत की राजनीति में आपने आया राम गया राम की कहानी तो बहुत सुनी होगी, क्योंकि भारत की राजनीति में नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये कहानी ब्रिटेन पर बिल्कुल सही बैठ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले 10 वर्षों में ब्रिटेन के ऐसे छठे प्रधानमंत्री हैं जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। स्टामर 63 वर्ष के हैं और 23 महीने पहले ही वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय उन्हें गेम चेंजर कहा गया था, क्योंकि उनके नेतृत्व में 14 वर्षों के बाद लेबर पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल करके सत्ता में वापसी की थी। आज जब स्टामर अपने इस्तीफे की घोषणा करने के लिए अपने घर के बाहर आए तो उनके साथ उनकी पत्नी विक्टोरिया स्टामर भी मौजूद थी। उन्होंने कहा उनकी पार्टी को लगता है कि अब किसी नए चेहरे को ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अपने फेयरवेल स्पीच के बाद स्टामर काफ़ी भावुक हो गए, बहुत इमोशनल थे और इस दौरान उनकी पत्नी लगातार उनका हौसला बढ़ा रही थी। When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. कीर स्टारमर के इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह थी उनका अपनी ही लेबर पार्टी में बढ़ता विरोध। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लेबर पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद खुलेआम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी के लगभग 402 सांसद हैं, यानी लेबर पार्टी के हर 4 में से एक सांसद स्टारमर के खिलाफ था। और ब्रिटेन में 56 वर्ष के एंडी बर्नहम अब अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने बाई इलेक्शन में रिफॉर्म यूके नाम के राजनीतिक दल को हराकर लेबर पार्टी को मजबूत किया। इस जीत के बाद एंडी की लोकप्रियता बढ़ गई और स्टारमर से नाराज नेता अब उनके समर्थन में आकर खड़े हो गए और कह रहे हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। वैसे तो ब्रिटेन को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, लेकिन आज उसी ब्रिटेन में वही लोकतंत्र स्थायी सरकार नहीं दे पा रहा। भारत की तरह ब्रिटेन में भी सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2014 से नरेंद्र मोदी लगातार भारत के प्रधानमंत्री हैं। 3 चुनाव हो चुके हैं, 2014 में, 2019 में और फिर 2024 में, लेकिन भारत में स्थायी सरकार आपको देखने को मिली, जबकि इसी दौरान ब्रिटेन के 6 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। इन 12 वर्षों के दौरान भारत में 3 आम चुनाव हुए, हर बार एक ही व्यक्ति जीता और वो है नरेंद्र मोदी, जबकि ब्रिटेन में 6 प्रधानमंत्री बदल गए। 2014 से लेकर अब तक ब्रिटेन में सरकारों का अगर औसत कार्यकाल देखें, प्रधानमंत्री का औसत कार्यकाल देखें, तो एक प्रधानमंत्री का औसत कार्यकाल 2 साल के आसपास रहा है। तो देखिए, हमारे देश में एक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के कितने सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है अभी तक। वैसे ब्रिटेन में हमेशा इतनी तेजी से प्रधानमंत्री नहीं बदला करते थे। यह बदलाव वर्ष 2016 के बाद आया, जब डेविड कैमरन ने एक जनमत संग्रह करवाया था और इसमें यह तय करना था कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना रहेगा या बाहर निकलेगा, और इसे ब्रेक्सिट के नाम से जाना जाता है। कैमरन सरकार चाहती थी कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना रहे, यूरोपीय ईयू का सदस्य बना रहे, ईयू के साथ रहे, लेकिन जनमत संग्रह में लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया और इसमें हारने के बाद कैमरन को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद से लगातार ब्रिटेन में इसी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता रही है। 125 वर्षों में पिछले सबसे लंबा कार्यकाल ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर का रहा है। वो 11 वर्ष और 209 दिनों तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन उसके बाद ब्रिटेन ने ऐसा कोई स्थायी और मजबूत प्रधानमंत्री अभी तक नहीं देखा है। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट देखिए, ये वही 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जो वहाँ प्रधानमंत्री का औपचारिक निवास होता है। वहीं खड़े होकर मार्गरेट थैचर एक ज़माने में मीडिया से बात करती थी। और अब मैं आपको आज की फिर तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर आज खड़े होकर स्टारमर
अपने इस्तीफे की घोषणा कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि स्टार्मर के साथ उनकी पत्नी भी थी। वो तस्वीर आज आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा जब समय होता है जब एक प्रधानमंत्री देश का अपने पद से इस्तीफा दे रहा होता है, उस समय उसका जो पार्टनर है, उसकी जो पत्नी है, उसका साथ अगर उसके साथ रहता है तो एक बहुत बड़ी मजबूती होती है। और स्टार्मर ने भी आज पूरी दुनिया को ये दिखाया कि उनका परिवार और उनकी पत्नी उनके साथ हैं। सत्ता तो आती जाती रहती है। और अब हम डी कोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज आपको दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो इस समय है 5.1 मिलियन, मतलब 51 लाख व्यूज अभी तक हमें मिले हैं। आप जानते हैं कि आज हमारा कार्यक्रम थोड़ा देर से शुरू हुआ था, 9 बजे की बजाय आज हम 9:30 बजे हमने डी कोड को शुरू किया था। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं लगी कि आज हम 9 बजे नहीं 9:30 बजे आने वाले हैं। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये क्रोम डीएम की लाइव ट्रैकिंग के जरिए आता है, जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज़ को आपकी स्क्रीन पर लगातार दर्शाता है। तो आज के लिए डी कोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कई बार ईश्वर आपकी रक्षा ऐसे तरीकों से करता है जो पहली नज़र में दुर्भाग्य जैसे लगते हैं, लेकिन आगे चलकर भाग्य के रास्ते भी यहीं से खुलते हैं। नमस्कार।